अस्सलाम हनीफ दवानी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम खास प्रोग्राम है। नादिर मक्सी कत्ल केस पर बात करेंगे, क्योंकि इस कत्ल केस की तफ्तीश जो है वो अब इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी है। इतला ये मिली है कि आज मंगल वाले रोज तीनों पुलिस कांस्टेबलों मुदस्सर, इस्माइल और खुद इम्तियाज अख्तर का 164 का बयान जो है मजिस्ट्रेट के रूबरू रिकॉर्ड करवा ही लिया गया। इस बयान के लिए कहते हैं कि डीएसपी प्रेडी मलक सफदर ने मुबैना तौर पर बहुत पापड़ बेले, बड़ी मेहनत की और उन्हें जो है 12 रोज तक इन तीनों कांस्टेबलों को जो है ऊपर हब्से बेजा में रखना पड़ा। घर 6 रोजामछे में जो है वो गलत बयानी से काम लेते रहे। इन्हें शामिल तफ्तीश रखा गया। इनको 2-4 घंटे के लिए इन्हें थाने बुलाना जाहिर किया गया और उसके बाद इन्हें घर जाने की इजाजत देते रहे उसी रोजामछे की इंटरव्यू के मुताबिक। लेकिन अमली तौर पर जो है वो 12 दिन तक जो है वो तीनों कांस्टेबल पुलिस के गैर कानूनी हिरासत में रहे। इस 12 दिनों में जो है कुछ 6-7 मरतबा उनके बयान रिकॉर्ड करवाए गए और आखिर में जाके जब उनका बयान उनके मेयार के मुताबिक उतरा तो उसके बाद जो है वो उन्हें आज मंगल वाले रोज जो कहते हैं कि 164 के बयान के लिए जो है वो मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। इस बयान को हासिल करने के लिए जो है इन तीनों पर बहुत दबाव था, इनको डराया गया था, धमकाया गया था और कहते हैं कि टार्चर भी किया गया। उनको कहा गया कि अगर वो ऐसा बयान जो कि पुलिस चाहती है वो नहीं देंगे तो उन्हें इसी नादिर मक्सी कत्ल केस में गिरफ्तार भी किया जा सकता है और उनकी नौकरी भी खत्म हो सकती है, क्योंकि इस केस में बड़े बड़े अफसरान के नाम आ रहे हैं। अगर वो इस किस्म का बयान देंगे तो उनके अफसरान जो है वो इस कत्ल केस से साफ तौर पर बच जाएंगे और उसके बाद मुमकिन है कि उन तीनों कांस्टेबलों को अगले ओहदे पे तरक्की भी दे दी जाए। इस किस्म की कहते हैं कि उन्हें लालच भी दी गई। रोजामछे में जो है वो गलत सलत इंट्री की गई। रोजामछे में जो है वो उन्हें सिर्फ शामिल तफ्तीश दिखाया गया कि इन तीनों कांस्टेबलों को जो है डीएसपी मलक सफदर प्रेडी वाले बुलाते हैं, 2-4 घंटे इनसे तफ्तीश करते हैं, मालूमात करते हैं, फिर इन्हें घर जाने की इजाजत देते हैं। हालांकि फिजिकली अमली तौर पर जो जमीनी हकायक है कि वो पिछले 12 दिनों से जो है पुलिस कस्टडी में थे, उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं थी और न ही उनसे किसी को मिलने दिया जा रहा था, बल्कि उनकी एक तरीके से ब्रेन वॉशिंग हो रही थी। उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा था कि वो जो है वही बयान दे जिस तरह का बयान उनसे देने के लिए कहा जा रहा है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए और जो बयान उनसे रिकॉर्ड करवाया गया है उस बयान से जो है बहुत सारी सिचुएशन जो है वो तब्दील हो गई और एक बेगुनाह SHO साहब का पीराबाद जो है अंजार आलम को जो है वो इस केस का जो है नादिर मक्सी कत्ल केस का मरकजी मुलजिम बना दिया गया है, महज इन तीनों कांस्टेबलों के झूठे और गलत बयान की रोशनी में। हालांकि पहले मैं प्रोग्राम में कह चुका हूं कि तीनों कांस्टेबलों ने ये कहा था कि हमने उस वक्त ये बयान जो दिया था कि अंजार आलम SHO मोबाइल में मौजूद थे, वो बयान हम लोगों ने अपने साथी कांस्टेबल जो है मुंशी उस्मान के कहने पर दिया था, क्योंकि उस्मान के साथ मोटरसाइकिल पर जो है अंजार आलम वकूए वाले रोज जो है मौका वारदात यानी पराचा कब्रिस्तान गए थे। वो मोबाइल में नहीं सवार थे, वो नहीं हमें SHO ने कहा था कि मोबाइल वहां ले जाओ या ले जाओ। उस बयान में उन्होंने कहा था कि मोबाइल जो है वो डायरेक्ट इंस्पेक्टर बशीर के कंट्रोल में थी और उन्हीं के अहकामात के तहत जो है मोबाइल जो है इधर उधर दौड़ाई जा रही थी। ये बयान दिया था, लेकिन अब उनका बयान बिल्कुल तब्दील कर दिया गया है। जो अहकामात वकूल रोज बशीर ने दिए थे वो अहकामात जो है अब इनके बयानों की रोशनी में जो है अंजार आलम SHO पर थोप दिए गए कि SHO अंजार आलम के कहने पर ही मोबाइल यहां से वहां भिजवाई जाती रही।
नाज़रीन, अब इस मौके पर जो है मैं अपने नुमाइंदा खसूसी हमराज राही को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता कि वाकई उसने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है। शेर के हलक में से नवाला निकालने के मुताबिक उन्होंने जो है जान अतेली पर रखते हुए जो है परेडी के डीएसपी के दफ्तर से उन तीनों कांस्टेबलों मुदस्सर, इम्तियाज और कांस्टेबल इस्माइल का दफा ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 161 के वो बयानात की कापियां हासिल कर ली है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि यही बयानात जो है 164 में तब्दील करा दिए गए हैं मजिस्ट्रेट के रूबरू। थोड़ा सा उनमें कोई मामूली सा फर्क तो हो सकता है लफ्जों का, लेकिन असल मतन यही है जो आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का। अब मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से कोई एक या दो जो कांस्टेबलों के बयान हैं जो कि मैं पढ़ सकने में कामयाब हो सकूं, तो मैं आप लोगों के सामने वो खोल के रखता हूं कि ये आखिर इनसे ये 12 दिनों में जो हफ्ते भेजा मैंने रखा था, अगर वो बयान क्या इनसे लिया गया है। ये कांस्टेबल है पीसी जो है, ये मुदस्सर खान इनका नाम है। मुदस्सर खान साहब कहते हैं कि ये जो है पीराबाद थाने में इनकी पोस्टिंग तो नहीं है। मुदस्सर खान जो है, इनका नंबर जो है 45779, बेल्ट नंबर है। वल्दियत इसकी नेक मोहम्मद है। मुतअय्यन हेडक्वार्टर ख्वाजा अजमेर नगरी कराची साकिन, मकान नंबर 485 छाछी मोहल्ला, और ये बल्दिया टाउन कराची के रहने वाले हैं। इनका फोन नंबर जो है 03102178 ने बदरियाफ्त बयान किया कि मैं पताबाला पर अरसा 15 साल से रिहाइश पजीर हूँ और मोरखा 26/8/2022 को हेडक्वार्टर ख्वाजा अजमेर नगरी से एंट्री पर हाजिर ड्यूटी थाना पीराबाद अफसरान के हुक्म से आया था और मोरखा 2 सितंबर 2022 को जो है वापसी भी हेडक्वार्टर में हो गई है। कहते हैं कि मोरखा 1/9/22 यानी 1 सितंबर 2022 को मैं अपनी रात की ड्यूटी 20 बजे यानी कि 8 बजे आया था। मुझे ड्यूटी मुंशी उस्मान ने कहा असला ले लो और एसएचओ की मोबाइल में बैठ जाओ। एसएचओ की मोबाइल में हमरा पीसी इस्माइल और ड्राइवर पीसी इम्तियाज अख्तर भी थे। हम लोग तीनों गश्त पर चले गए। फिर हम लोग मोबाइल पर करीब 1 बजे थाने आ गए। 5-10 मिनट बाद एसएचओ साहब हमारे साथ बैठे, जिनका नाम मालूम नहीं। हम लोग एसएसपी वेस्ट आ गए। करीब 5 बजे तक हम लोग वहीं खड़े रहे, जबकि एसएचओ साहब एसएसपी ऑफिस में थे। 5 बजे हम लोग एसएचओ साहब के साथ एसएसपी ऑफिस से निकले और उनके साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन में चले गए। इलाके का नाम मुझे मालूम नहीं। वहां पहुंचकर एक गली के कॉर्नर पर एसएचओ साहब ने जो है मोबाइल खड़ी करा दी। मैं कभी मोबाइल में बैठ जाता और कभी बाहर निकलकर खड़ा हो जाता। तकरीबन 7-पौने-7 बजे ड्राइवर कांस्टेबल इम्तियाज मोबाइल लेकर आगे रोड पर चला गया, जहां पर एक प्राइवेट गाड़ी में से एक शख्स उतार कर मोबाइल में बिठाया गया। एसएचओ साहब ने कहा कि अपने मोबाइल फोन बंद कर दो। मोबाइल पीराबाद थाने के 2 सादा कपड़ों में इंटेलिजेंस वाले भी थे, जिनके नाम मुझे मालूम नहीं, सामने आने पर पहचान लूंगा। मोबाइल रवाना हुई और एक कब्रिस्तान में आकर रुकी और मोबाइल से नामालूम बंदे को उतारा। इंटेलिजेंस वाले बंदे नियाजी जिसको सब कह रहे थे, उसने उस नामालूम शख्स को शर्ट पहनाई और मुझे कहा कि तुम वहां आगे जाकर खड़े हो जाओ, किसी को आने नहीं देना। इस दौरान 1-2 बंदे आ रहे थे, जिनको मैंने इशारा करके जो है वापस किया। नियाजी ने मेरे सामने एक फायर सर पर मारा। कुल 3 फायर हुए। कुछ देर बाद वहां पर एसएचओ साहब और मुंशी उस्मान बाइक पर आए। फिर 1-2 मोबाइलें और एम्बुलेंस भी आई। एम्बुलेंस में डेड बॉडी को डाला गया और
एक मोबाइल और एम्बुलेंस रवाना हो गई, दूसरी मोबाइल भी फिर चली गई। हम लोग एसएचओ साहब के साथ मोबाइल पर ऑपरेशन वाली जगह पर चले गए, फिर थाना आ गए और असला जमा करवा के घर चले गए। और इसी दिन मेरी हेडक्वार्टर में वापसी भी हो गई। मेरा यही बयान है, मेरा ये बयान है, सुना दुरुस्त है। डीएसपी मोहम्मद सफदर के दस्तखत हैं, मुतय्यना एसडीपीओ परेडी, जिला साउथ कराची। नाज़रीन, ये था कांस्टेबल मुदस्सर का बयान। आप लोगों को मैंने बिल्कुल सुना दिया, पढ़कर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब मैं एक और बयान को भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, जो कि गरचे मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसको मैं पढ़ सकूं। ये बयान जो है ये कांस्टेबल मोहम्मद इस्माइल का है, और इनके जो मोहम्मद इस्माइल, इनका नंबर जो है ये 40453 इनका बेल्ट नंबर है। और वल्दियत इनकी क्या है यहाँ नहीं कुछ समझ में आ रहा है इनकी वल्दियत का। ये भी पीराबाद ज़िला वेस्ट कराची में है। मकान नंबर जो है वो 773 है, और ये कहाँ रहते हैं? कायम खानी कॉलोनी गली नंबर 8 में रहने वाले हैं। इनका जो फ़ोन नंबर है वो है 0311 है, फिर 83646167 है। ने बदरियाफ़त बताया कि मैं जो हूँ वो अरसा 20 साल से जो है वो रिहाइश पजीर हूँ इस इलाके पर, ठीक है ना। जहाँ बताया इस इलाके में ये अरसा 20 साल से रहते हैं। अब ये इस वक्त बिल्कुल पढ़ने में मुझे नहीं आ रहा, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि आप लोगों को बता सकूँ। ये भी कहते हैं कि 1 सितंबर 2022 की रात को मैं अपनी ड्यूटी पर आया था। मुंशी उस्मान ने मेरी ड्यूटी जो है एसएचओ के मोबाइल पर लगा दी थी। ये एसएचओ के मोबाइल पर ड्यूटी इसको लगाई थी उस्मान ने। अच्छा, उसके साथ जो है वो कांस्टेबल जो है वो ये इम्तियाज भी था इनके साथ, और पीसी इम्तियाज और पीसी मुदस्सर हेडक्वार्टर ख्वाजा में लगाई। एसएचओ साहब ने हमसे एसएचओ साहब ने हमसे कहा कि आप लोग इलाके में गश्त करें, और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बुलवा लूँगा। रात करीबन जो है वो 1 बजे जो है हम लोग इलाके में ही थे कि एसएचओ साहब ने जो है ड्राइवर पीसी इम्तियाज को फ़ोन किया कि मोबाइल जो है लेकर थाना आ जाओ, जिस पर हम लोग थाना पीराबाद पहुंच गए। एसएचओ साहब हमारे साथ मोबाइल में बैठे, और हम लोग जो है एसएसपी ऑफिस वेस्ट आए। एसएचओ साहब एसएसपी ऑफिस में चले गए, जबकि हम लोग जो है वो बाहर मोबाइल के साथ मौजूद थे। कि करीब 5-6 बजे एसएचओ साहब वापस आए और कहा कि चलो ऑपरेशन पर जाना है। एसपी साहब औरंगी और बाकी नफरी भी हमारे साथ गई, जिसमें हमारी सारी मोबाइलें ज़िला वेस्ट की और हेडक्वार्टर की थी। और हम लोग जो है मोहम्मदी चौक पर पहुंचे। फिर एसएचओ साहब ने हमारी मोबाइल खड़ी कर दी और मक्सी पाड़ा में, और एसएचओ साहब मोबाइल से उतर गए। मैं मुंशी उस्मान के साथ मोड़ने लगा। करीब 5:30 बजे, 5 से 6 बजे एसएसपी साहब ने वेस्ट भी आ गए, और एसपी साहब औरंगी और दीगर जो है वो के साथ प्राइवेट कपड़ों में पुलिस एहलकारों ने एसएचओ साहब के पास आए, और एसएचओ साहब के साथ जो है वो बशीर साहब, हेड कांस्टेबल जो है यासीन नियाजी, पीसी उमेर और दीगर 2 सिविल कपड़ों में सिविल एहलकार थे। बाहर आए। मैं मुंशी उस्मान के साथ जो है वो लोग मोहम्मदी चौक पर पहुंचे, और बहौर जो है वो एक सफ़ेद प्राइवेट कार जो कि पहले भी खड़ी हुई थी, और बशीर साहब के साथ जो प्राइवेट कपड़ों में
पुलिस वाले थे, इनके साथ अपनी मोटरसाइकिल सरकारी सफ़ेद कार के साथ खड़ी कर दी और हेड कांस्टेबल यासीन नियाजी, पीसी उमेर, इंस्पेक्टर बशीर और एसएचओ अंजार आलम और दीगर प्राइवेट कपड़ों में मुलाजमान मौजूद थे। इंस्पेक्टर बशीर ने गाड़ी को दरवाज़ा खोला और हेड कांस्टेबल गुलाम यासीन नियाजी ने हाथ से पकड़कर उस शख्स को नीचे उतारा और एसएचओ साहब के मोबाइल में पकड़ कर बिठा दिया। इस शख्स ने लाल रंग का ट्राउज़र पहना हुआ था और आंखों पर जो है वो रुमाल बंधा हुआ था, जबकि कोई शर्ट या कमीज पहनी हुई नहीं थी। और एसएचओ अंजार आलम साहब ने हमसे कहा कि यासीन नियाजी के साथ ये बंदा लेकर जाओ और अपने अपने मोबाइल फ़ोन बंद करो। मैं और मुदस्सर मोबाइल में पीछे बैठे, यासीन नियाजी मोबाइल में ड्राइवर पीसी इम्तियाज़ के साथ जो है वो आगे बैठ गया और पीसी उमेर भी मोबाइल में पीछे सिंगल वाली सीट पर बैठा हुआ मोबाइल में थाने की तरफ रवाना हुई। थाना पीराबाद जाते हुए इस शख्स को जो सफ़ेद गाड़ी से उतार कर मोबाइल में उठाया गया था, इसकी आंखें रुमाल से बंधी हुई थी, मोबाइल से खुद उतारा और उसको शर्ट पहनाई और एकदम सरकारी पिस्तौल निकालकर इस शख्स को 3 फायर, एक सर पर पीछे की जानिब और 2 सीने पर जो है मारे, जिससे वो नामालूम शख्स जो है वो गिर गया और उसका खून बहने लगा। मैंने हेड कांस्टेबल यासीन नियाजी से कहा कि ये क्या किया आपने, तो उसने कहा ये ऊपर से आर्डर थे। कुछ देर बाद जो है नियाजी ने उस शख्स के चेहरे से रुमाल खोला। मैंने जब उसको देखा तो ये नादर मक्सी है, आपने इसको क्यों मारा? तो यासीन नियाजी ने कहा ये 302 में मफरूर है। फिर यासीन नियाजी ने एसएचओ साहब को कॉल की। एसएचओ अंजार आलम, मुंशी उस्मान बाइक पर आए। फिर एसएचओ अंजार आलम साहब ने यासीन नियाजी से कहा कि कंट्रोल पर कॉल करो, मोबाइल फर्स्ट का मुकाबला हो गया है। फिर जो है वो पीसी उस्मान ने मोबाइल फर्स्ट पर कॉल करके प्राचार्य हुसैन बुलवाया। फिर थोड़ी देर बाद छिपा की एम्बुलेंस आई और साथ ही औरंगी टाउन की मोबाइल भी आई और नादर मक्सी की बॉडी को एम्बुलेंस में डाला और एम्बुलेंस के साथ मोबाइल फर्स्ट, जिसमें 3 पीसी थे, हेड कांस्टेबल यासीन नियाजी और कांस्टेबल उमेर साथ चले गए और एसएचओ साहब हमारे साथ मोबाइल में बैठे और ऑपरेशन वाली जगह पर गए और 10-15 मिनट बाद जो है हम लोग थाने गए और ड्यूटी ख़त्म करके घर चले गए। मेरा ये बयान है जो सुना दुरुस्त है। इस पे भी दस्तखत जो है वो डीएसपी पेडी मलक सफदर के हैं। नाज़रीन, ये 2 बयान मैंने आप लोगों को इस वक्त हर्फ बहर्फ जो है वो पढ़कर सुना लिया। तीसरा बयान भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कितनी सफाकियत है इस बयानों में कि किस तरीके से जो डटाई के साथ जो है एक हेड कांस्टेबल जो है यासीन नियाजी अपने पिस्टल से, सरकारी पिस्टल से 3 गोलियां इसी इस्माइल के सामने कांस्टेबल और दूसरा जो है मुदस्सर के सामने उन्हें मारते हैं। जब पूछता है इससे इस्माइल कि भाई ये आपने क्यों ऐसा किया, तो पहले तो कहा कि ये ऊपर से आर्डर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऊपर से किसने आर्डर दिया था कि इसको आपने मारना ही है जिंदा पकड़ने के बाद। वो फिर वो कितनी लड़ाई से कहता है कि ये कत्ल 302 का मफरूर है। अब 302 का मफरूर हो या डाके का मफरूर हो या दहशतगर्दी का मफरूर, तो आप पुलिस एहलकार होने के नाते आपको ये राइट या ये हक किसने दिया कि आप एक जिंदा पकड़े गए बंदे को गोलियां मार दो? यानी अदालत आप खुद बन चुके हैं। ये इंतहाई लर्ज़ाखेज किस्म की वारदात है। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि आज का प्रोग्राम बहुत ही खास है। ये बयान जो आप देख रहे हैं ये फांसी का पंदा है। जिन लोगों ने ये वारदात की है नादर मक्सी के साथ, ये फांसी का पंदा है उनके लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने बहुत बड़ा काम किया है और यही 161 का बयान जो है वो ड्रामाई तौर पर जो है वो 164 में तब्दील करवा दिया गया।
اس میں کتنا اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کا مرکزی ملزم جو ہے وہ بالکل یعنی کہ ماسٹر مائنڈ ہی ایک طریقے سے جو ہے وہ انظار عالم کو جو ہے ان تینوں کانسٹیبلوں کے بیان کے روشنی میں جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی. حالانکہ یہ جو بھی احکامات اس وقوع والے روز جو ہے یہ موبائلوں کو دیے جاتے رہے, وہ تمام کے تمام موبائل کو احکامات جو ہے اطلاع یہ ہے کہ وہ انسپکٹر بشیر کی جانب سے دیے جاتے رہے, لیکن اب جو ہے وہ احکامات جو ہے ان تینوں کانسٹیبلوں کے بیان کی روشنی میں جو ہے وہ اب سب انسپکٹر جو ایس ایچ او ہیں انظار عالم کے کھاتے میں ڈال دیے گئے ہیں. اس سلسلے میں جب ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی نے جو ہے تفتیش کرنے والے بعض افسروں سے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا, تو یہ بتایا گیا کہ چونکہ اس پورے واقعے میں جو ہے وہ انظار عالم کو ایک طریقے سے بے گناہ ظاہر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے, لہذا اس کو بے گناہ ظاہر کرنے کی وجہ سے ہی اس کو مرکزی ملزم اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی وجہ سے اس کیس کے جو اصل کردار ہیں ان کو بھی جو ہے ایک طریقے سے قانونی تحفظ مل سکے. یہ ان کی پلاننگ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس قتل کیس میں جو ہے وہ آیا جو انظار عالم کو ضابطہ فوجداری کی دفعہ 109 میں انہیں چالان کرتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے, یا پھر انہیں 302 میں ہی براہ راست اغوا میں رکھتے ہیں یا قتل میں رکھتے ہیں, یا پھر اسی طریقے سے جو انسپکٹر بشیر ان کی کسٹڈی میں آیا انہیں وہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 169 میں کلین چٹ دیتے ہیں, انہیں بے گناہ قرار دیتے ہیں, انہیں رہا کرتے ہیں, یا پھر انہیں بھی جو ہے وہ 109 میں جو ہے اعانت جرم میں جو ہے وہ ملوث ظاہر کرتے ہیں. یہ تو تفتیش آگے بڑھے گی, لیکن اب یہاں کچھ سوالات جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں, کچھ سوالات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں میرے ذہن میں, اور سوالات کو پوچھنا جو ہے وہ میرا قانونی اخلاقی حق ہے. اور میں اس موقع پر جو ہے وہ قابل احترام ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کی خصوصی طور پر توجہ چاہوں گا, کیونکہ یہ سب کچھ ان کے چین آف کمان میں ہو رہا ہے, اور بدقسمتی سے جو تفتیشی ٹیم انہوں نے تشکیل دی تھی یہ سب کا سب جو ہے ان کی تشکیل کردہ تفتیشی ٹیم, جس کو ہیڈ جو ہے ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی شرجیل نعیم کھرل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے عرفان بہادر ملیر کے ایس ایس پی ہیں, اور خود انویسٹیگیشن ویسٹ کے جو ایس ایس پی ہیں راؤ اسلم ان کی معاونت کر رہے ہیں, اور ساتھ میں ڈی ایس پی پریڈی جو ہے ملک صفدر جو ہے لکھا پڑی سب کچھ وہی کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گرفتاری سے 4 روز پہلے انسپکٹر بشیر جو ہے وہ ڈی ایس پی پریڈی کے پاس آئے تھے, اور ان سے 2-3 گھنٹے ان کی گپ شپ ہوتی رہی. کیوں آئے تھے؟ انہیں بلوایا گیا تھا, شامل تفتیش کیا گیا تھا. اگر آئے تھے تو اس وقت انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ 4 دن بعد جب ان کی گرفتاری ڈال دی گئی تو 4 دن بعد اس ڈی ایس پی کے ہاتھ میں ایسا کون سا ثبوت لگ گیا تھا, ایسا کون سا ڈاکومنٹس یا دستاویزاتی ثبوت یا کوئی ایسے شواہد ان کے ہاتھ آ گئے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں جو ہے انسپکٹر بشیر کو گرفتار کرنا ناگزیر ہو گیا تھا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے کیوں نہیں گرفتار کیا اور بعد میں کیوں انہیں گرفتار کیا. اب دوسرا سوال یہ اس میں جنم لے رہا ہے کہ آخر ان تینوں کانسٹیبلوں کو جو ہے 12 روز تک جو ہے وہ حبس سے بیجا میں کیوں رکھا گیا؟ کیوں ان کے ابتدائی بیان پر جو ہے اکتفا نہیں کیا گیا؟ کیوں ان سے اپنی مرضی کا بیان جو ہے وہ قلم بند کروایا گیا؟ کیوں ان سے وہ سب کچھ کہلوانے پر انہیں مجبور کیا گیا جو کہ حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے؟ کیوں انہیں اپنی مرضی کا جو ہے وہ چشمدید گواہ بنانے کی کوشش کی گئی؟ یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. اور یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا 1 ستمبر کو نادر مقسی کے خلاف اور میاں والی کالونی مقسی کالونی میں جو ہوا یہ سب کچھ, اس سے 1 ہفتہ قبل جو ہے یا 10 روز پہلے جو ہے ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کو پیر آباد تھانے کا انٹیلیجنس آفیسر کس نے لگوایا؟ کس کے مشورے سے, کس کے حکم سے, کس نے انہیں جو ہے وہاں کا انٹیلیجنس افسر
मुकर्रर करने का हुक्मनामा जारी किया। 2 सितंबर को ये अफसोसनाक वाकया होता है। उससे एक रोज कबल जो है क्या सोचकर जो है वेस्ट जोन के डीआईजी नासिर आफ्ताब जो है वो मीटिंग तलब करते हैं और कहते हैं कि कट्टी पहाड़ी में वाकया 3 पुलिस चौकियों को हमने दोबारा आबाद करना है। वहां पर बहुत शिकायतें आ रही हैं मंशियात से मुतालिक और नादर मक्सी जो है मंशियात बेचता है और उसको लगाम देना है। जिसके बाद जो है वहां पर जो है वो एक बड़ी जमीयत को लेकर जो है वो वहाँ का राउंड लगाते हैं। बाद में कहते हैं वहाँ खुली कचहरी का इनेकाद भी होता है और इलाके के लोगों से ये कहलवा दिया जाता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नादर मक्सी ही है जो कि मंशियात का व्यापार करता है। हालांकि वहाँ 2 ग्रुप जो है वो मंशियात का कारोबार करते हैं। एक तो खुद मकतूल नादर मक्सी तो है, इर्तिजा खान नियाजी और रजा खान नियाजी भी यही कारोबार करते हैं। अब जिस दिन ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था कहते हैं कि ये इर्तिजा नियाजी और रजा नियाजी वहां कुर्सियां डालकर बैठे थे अपनी रजाकाराना खिदमात देने के लिए कि अगर इस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान इलाके के लोगों ने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की या कोई मुजाहमत की कोशिश की तो फिर ये नियाजी बरादरान जो है ये पुलिस का साथ देंगे और ये उनकी मदद करेंगे। ये वहां पर मौजूद थे जो कि नादर मक्सी के मुखालिफ ग्रुप के हैं और कहते हैं कि इनमें जो है मंशियात के कारोबार पर ही जो है वो एक झगड़ा चल रहा है काफी अरसे से और दोनों एक दूसरे के बंदे जो है वो पड़का चुके हैं और अब जो है उनका नियाजियों का कारोबार जो है नादर मक्सी के पीपल्स पार्टी में शामिल होने की वजह से कुछ मंदा पड़ गया था और जिन बड़े अफसरों को जो है इनके पास से बत्ता जाया करता था उसमें कमी आ गई थी और इन नियाजियों ने जो है उन अफसरों को कह दिया था कि जब तक नादर मक्सी का काम तमाम नहीं होगा उस वक्त तक जो है हमारा कारोबार जो है वो परवान नहीं चढ़ सकता। कहते हैं कि इसी नियाजी ग्रुप की जो है कोई 2 हफ्ते पहले जो है वेस्ट जोन के डीआईजी से उनके दफ्तर में मुलाकात भी हुई थी और वहां ये गिले शिकवे हुए थे कि जब तक नादर मक्सी जो है उसका काम तमाम नहीं होगा उस वक्त तक जो है उनका कारोबार जो है परवान नहीं चढ़ेगा। ये शिकायतें ये इल्जामात जो है खुद नादर मक्सी के वुरसा उनके रुफका उनके दोस्तों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से ये दुहाइयां दी जा रही है, वो कंप्लेन कर रहे हैं और उनकी तरफ से जो है हमारे चैनल को बहुत सारे फोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आ रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती और मुबैना तौर पर 50 लाख रुपए की सुपारी देकर जो है नादर मक्सी को हलाक करवाया गया और फिर पुलिस मुकाबले का नाम दिया गया। जाहिर है कि ये अब जो 164 का बयान आ चुका है तीनों कांस्टेबलों का तो उससे तो पुलिस का वो जो बयानिया था कि ये पुलिस मुकाबला है वो बयानिया तो जिंदा दफन हो चुका है कि वाकई वो पुलिस मुकाबला नहीं बल्कि वो अगवा और कत्ल की बहुत ही खौफनाक वारदात थी जिसमें खुद कांस्टेबल इस्माइल ने कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपने इसको कत्ल क्यों किया। कहा कि ऊपर से ऑर्डर भी, ऊपर से किसने ऑर्डर दिया है। जाहिर है कि जब तक ये हेड कांस्टेबल नहीं गिरफ्तार होगा उस वक्त तक ऊपर से ऑर्डर देने वाले का पता नहीं चल सकेगा। लेकिन वकूए के फौरी बाद जो है हेड कांस्टेबल का अपने एसएचओ को फोन करके ये कहना कि काम हो गया, इससे क्या साबित होता है, क्या ऑर्डर कहां से आया था। अब कुछ भी कहना जो है वो काबिल इस वक्त है क्योंकि ये सब कुछ जो है ये प्लांटेड इस वक्त लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि 164 का बयान और 161 का बयान जिसको लेने के लिए जो है इन तीनों कांस्टेबलों को मुबैना तौर पर 12 रोज से जो है वो हब्से बेजा में रखा गया था। हैरत की बात है कि किसी ने इसका नोटिस नहीं लिया, ना डीआईजी साउथ ने इसका नोटिस लिया, न ही इनके दूसरे दोनों मेंबरों ने नोटिस दिया। तो इस पे क्या कहा जाए, क्या ये पूरी की पूरी टीम जो एडिशनल आईजी कराची ने तश्कील दी थी कि ये इंसाफ
इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जो है इस मामले की छानबीन करेगी। तो ये क्या बहुत ही अच्छे तरीके से इंसाफ के तकाजे पूरे हुए कि वो एक तरीके से जो है वो सहूलतकार बन चुकी है पूरी की पूरी तफ्तीशी टीम। यानी कि ये 12 दिन से जो है तीनों कांस्टेबल कस्टडी में थे, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया, क्योंकि इसमें खुद पीएसपी अफसरान जो है इस अगवा और कत्ल केस की जद में आ रहे हैं। इसीलिए लग ये रहा है कि पीएसपी अफसरान जो है वो अपने पेटी बंद भाइयों को जो है वो इस भयानक जुर्म के जद में आने से इस वक्त बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। नाज़रीन, अब इसमें और बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिर ये वकील की सहूलत जो है डीएसपी मलक सफदर ने क्यों इंस्पेक्टर बशीर को अपनी तरफ से दी। ये भी इल्जामात जो है खुद मकतूल नादिर मक्सी के वरसा, उनके रफका और उनके दोस्तों की जानिब से आयद किए गए कि ये जो वकील उनको दिया गया है जो उनका मुकदमा लड़ेगा, कहते हैं कि वो भी जो है डीएसपी मलक सफदर का बैचमेट है, एक रिटायर्ड डीएसपी हैं जो कि इस वक्त नामवर वकील हैं, वकालत कर रहे हैं। मैं भी उन्हें जानता हूं, अच्छे वकील हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन चूंकि वकील हैं उनसे तो जो भी उनको हायर करेगा तो वो उनकी वफादारियां उन्हीं के साथ होनी चाहिए। जाहिर है कि वो अब एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर जो है अपने मौक्किल यानी इंस्पेक्टर बशीर को जो है इस सारे मामले में जो है वो बेगुनाह जाहिर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल अब ये पैदा होता है कि उन्हें हायर करने का टास्क जो है खुद डीएसपी मलक सफदर को क्यों दिया गया। ये भी इल्जामात इस वक्त लगाए जा रहे हैं मकतूल नादिर मक्सी के वरसा और रफका की जानिब से कि ये अब मक्सी ग्रुप के खिलाफ जो है खुद नियाजी ग्रुप ने जो है वो हजारा से ताल्लुक रखने वाले पुलिस अफसरों के ग्रुप को अपने साथ मिला दिया है। तो ये दो ग्रुप मिलकर जो है इस वक्त जो है मक्सी ग्रुप के खिलाफ जो है वो आगे बढ़ चुके हैं। एक तो उनका बंदा उन्होंने मार दिया, नादिर मक्सी को बेगुनाह घर से अगवा करके हलाक कर दिया, और उसके बाद जो है अब मारने वाले को रोने का हक ना देने के मुतरादिफ अब उन्हें जो है कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं, उनके साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें जो है एक तरीके से डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस की जो तफ्तीशी टीम है वो अपने ही पेटी बंद भाइयों को इस वक्त जो है वो बचाने हुए जो है वो नजर आ रही है। ये इल्जामात जो है वो नादिर मक्सी मकतूल के वरसा की जानिब से आयद किए जा रहे हैं। मैंने पहले भी मुखातिब किया था काबिल एहतराम एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो साहब, आप तो इंसान दोस्त पुलिस अफसर हैं और आप ज़मीनी हकाइक से वाकिफ हैं। आपको मालूम है कि इस सारी जो सूरत हाल है इसका आपको एक एक चीज़ का इल्म है, आपने अपने तौर पर भी इसकी इंक्वायरी करवाई है और आपको मालूम है कि ये नादिर मक्सी के साथ जो है इस मामले में जो है वो नाइंसाफी हुई, उसको अगवा करके कत्ल किया गया है। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपकी खामोशी जो है वो मानी खेज है कि आप इसमें अपना रोल क्यों नहीं अदा कर रहे हैं। आपकी खामोशी का मतलब यह है कि आप भी इनके साथ एक तरीके से शामिल हैं या आपने इन्हें ऐसा करने की खुली छुट्टी दे रखी है और वो वही सब कुछ कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। यानी कि अब डीएसपी मलक सफदर ने किस तरीके से जो है वो 164 का बयान जो इन तीनों कांस्टेबलों का करवाया है, जो बयान वो चाह रहे थे वो बयान जो है वो करवाने में कामयाब हो गए। जो बातें जो है वो इन तीनों कांस्टेबलों के मुंह से निकलवाना चाह रहे थे ताकि उनकी जो एक जो खाका उन्होंने बनाया इस नादिर मक्सी के अगवा और कत्ल केस से मुतालिक, उस खाके में जिस किस्म का रंग वो भरना चाह रहे थे वो रंग जो है वो भरने में इस वक्त जो है इस 164 के बयान की शक्ल में जो है नाज़रीन हमें कामयाब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर मुखातिब करूंगा एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो को कि इसमें जो है वो आपकी उसूल परस्ती और आपकी जो नेकनामी है वो मुकम्मल तौर पर जो है दाव पर लग चुकी है। हालांकि मुझे यकीन है कि आपकी जानिब से ऐसा कोई हुक्मनामा जो है इस तफ्तीशी टीम को नहीं दिया होगा और ये तफ्तीशी टीम जो है अपने तौर पर जो है यारियां
نبھاتے ہوئے جو ہے وہ یہ سب کچھ کریں، لیکن ایسا کرنے سے جو ہے وہ انصاف اور قانون کا جو ہے خون ہو رہا ہے۔ تو اس پر خدا را جو ہے وہ آپ مداخلت کریں، اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ آپ فوری طور پر ایک اور ٹیم تشکیل دیں۔ اب گرچہ 164 کا بیان ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ایک اور ٹیم تشکیل دیں، اور ایسی ٹیم کے جو جانبدار نہ ہو بلکہ غیر جانبداری سے جو ہے وہ فریادیوں کو بھی سنیں۔ انہوں نے جو ویڈیو پولیس کو دی ہے، اس ویڈیو کو کیا ہوا جس ویڈیو سے جو ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نادر مقصی کو گھر سے نکال کر لے جایا گیا۔ اب تو خود ان کانسٹیبلوں کے بیان میں بھی آ گیا تھا کہ ان کو شرٹ وہاں پر پہنائی گئی، اس کا مطلب ہے کہ وہ سوتے ہوئے گھر سے نکالے گئے تھے، کہ انہیں کپڑے پہننے کا بھی موقع نہیں دیا، ان کو جوتے پہننے کا بھی موقع نہیں دیا، ان کو اپنی گڑی پہننے کا بھی موقع نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، اور اس کو لے گئے۔ موت کے فرشتے بن کر آئے تھے، اور موت کے فرشتے جس طرح کسی کو ٹائم نہیں دیتے، موقع نہیں دیتے، اسی طریقے سے ان پولیس والوں نے بھی جو ہے نادر مقصی کے کوئی ٹائم نہیں دیا۔ اس کی والدہ شمع بی بی کی آہ پکار کو بھی جو ہے وہ انہوں نے نظر انداز کیا، جو کہ اس وقت نماز پڑھ کر جو ہے وہ مصلی سے اٹھی تھی، اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے خاطر میں نہیں لایا۔ لیکن جو واقعہ ہو چکا ہے نادر مقصی کا یہ واقعہ کرنے والے، یہ واردات کرنے والے، یا جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا، جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کے ہوش و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کاروائی کا اتنا بھرپور ریئیکشن آئے گا۔ یعنی کہ واقعہ ہو چکا ہے، اس واقعے کو تقریباً پورے 1 مہینے سے زیادہ ہو گئے، 32 روز ہو گئے۔ 2 ستمبر کا واقعہ ہے، اور آج 4 اکتوبر ہو چکی ہے۔ یعنی کراچی کا جو پرنٹ میڈیا ہے، مین اسٹریم میڈیا، کسی نے بھی اس پورے کے پورے اسکینڈل کو خاطر میں ہی نہیں لایا، بلکہ ایک روٹین کا، ایک معمول کا پولیس مقابلہ ظاہر کر دیا۔ یہ تو ماں سوائے جو ہمارا نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جس قسم کی خوفناک ترین رپورٹنگ کی، خود مقصی پاڑے میں جا کر اور پیر آباد کے علاقے میں جا کر، اور خود جو ہے پراچا قبرستان کے چکر لگا کر، اس طریقے سے جو ہے ڈی آئی جی ویس کے دفتر کے چکر، اور خود آخر میں جو ہے پریڈی کے ڈی ایس پی ملک صفدر کے دفتر کے چکر لگائے، اور ان کے گھر کلا کوٹ کے چکر لگا کے جو اہم ترین معلومات وہ لیتے رہے، اور جو یعنی کہ لمحہ جو ہے وہ ہمیں باخبر کرتے رہے، میں جو پروگرام کرتا رہا، یہ ہماری پروگراموں کا اثر ہے، کہ جس کے نتیجے میں جو ہے یہ کیس اتنا اتنا ہائی فلیش ہو چکا ہے کہ خود آئی جی سندھ کو اس میں مداخلت کرنی پڑی، ایڈیشنل آئی جی کراچی کو آگے بڑھنا پڑا، سندھ حکومت اس میں ملوث ہو گئی، اور اتنا کیس آگے بڑھا کہ خود آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو جبری چھٹی پر جو ہے لندن تک بھجوانے کی سزا دی گئی، اس کیس کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ پولیس مقابلے کو جو ہے جعلی قرار دے کر اس کا چالان کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے بھی اپنا حصہ انصاف اور قانون کی راہ میں ڈال دیا تھا۔ اب حصہ ڈالنا ہے خدا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید آلا موڈو صاحب آپ کو، کیونکہ اس میں جو ہے خود پولیس والوں کے ہاتھ جو ہے ایک بے گناہ کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، اور اسے آپ نے روکنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ آپ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہیں۔ اس سارے کے سارے معاملے سے جو ہے آپ کسی بھی لحاظ سے مبرہ یا بری زمان نہیں ہو سکتے، اور آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور ادا کرنا چاہیے۔ یہی حالات اور واقعات کا تقاضا ہے۔ کراچی میں لوٹ مار بڑھ چکی ہے، اس سے بڑھ کر یہ واقعہ ہے، ایک انسان کا قتل جو ہے بے گناہ پوری انسانیت کا قتل کے مترادف ہے، یہ تو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوا ہے پیر آباد تھانے کے حدود میں، تو اس میں جو ہے 32 روز گزر چکے ہیں، اور پولیس کی جو تفتیش جس طرح سے چل رہی ہے، اس سے تو یہی نظر آتا ہے کہ پولیس اس میں سوائے خانہ پوری کے اور کچھ بھی نہیں کرے گی، وقت گزاری کرے گی۔ کسی نے ایک چھاپا نہیں مارا ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کے لیے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں، کسی نے کوئی پوچھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اور اطلاع یہی ملی ہے کہ وہ خود یہیں کراچی میں ہے، کہیں پر بھی نہیں گیا ہے، بلکہ اسی جو ارتضا خان نیازی ہے ان کے پاس ہی، انہی کے ڈیرے پر جو ہے انہوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ لیکن مجال ہے کہ کوئی ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر نے کوئی کوشش کی انہیں گرفتار کرنے کے لیے، یا خود ویسٹ زون کے ڈی آئی جی، یا پھر ساؤتھ کے ڈی آئی جی
جو ہے نعیم شرجیل کھرل نے کوئی ایسی کوئی پولیس پارٹی تشکیل دی کہ بھی اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرو، نہیں، کیونکہ وہ پیٹی بند بھائی ہیں، اور دوسرا پولیس جو ہے وہ سوائے خانہ پوری کے اس وقت کچھ بھی نہیں کر رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ مرنے والا کون سا کوئی شریف تھا، وہ تو منشیات فروش تھا۔ بھائی منشیات فروش تھا یا جو بھی تھا، انسان تو تھا نا، یعنی کسی کے خلاف آپ پولیس والے 2 4 5 8 10 مقدمے درج کر دیں جھوٹے سچے، اور اس کے بعد آپ کو یہ لائسنس تو کسی نے نہیں دے کہ 5 مقدمے تھے 8 مقدمے تھے، اب آپ اس کو گولی مار دو، آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اس کو آپ جس طرح چاہو پولیس مقابلہ کا نام دے دو، کوئی آپ سے نہ پوچھنے والا ہے، نہ آپ کو کوئی روکنے والا ہے، نہ آپ کو کوئی ٹوکنے والا ہے۔ اس پورے واقعے سے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پولیس والوں نے کتنی دیدہ دلیری سے جو ہے اتنی بڑی واردات کی، انہیں کسی نے پوچھا تک نہیں۔ یہ اگر میں بھی اس پروگرام پر نہ کرتا تو یہ کیس بھی جو ہزاروں کیس کراچی میں دب چکے ہیں، یہ کیس بھی جو ہے ملبے تلے جو ہے دب جاتا، کوئی نہیں پوچھتا۔ کتنی شمع بیبیاں جو ہیں، کتنوں کے گھروں کے چراغ جو ہیں ان پولیس والوں نے گل کر دیے، کوئی کسی کا پرسان حال ہی نہیں۔ لیکن میں نے پہلے دن ہی کہا تھا اس پروگرام میں، جو پروگرام جو میں کرتا چلا آ رہا ہوں نادر مقصی، کہ نادر مقصی کا جو یہ قتل کیس ہے، یہ ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے سندھ پولیس میں۔ میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں کہ یہ واقعی جو ہے ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے، اور اس پولیس مقابلے کے جو ہے یہ جو قتل کا واقعہ ہے، اغوا کا، اس میں جو ہے پی ایس پی افسران چاہے کچھ بھی کر لیں، وہ اس کے زد میں آنے سے خود کو نہیں بچا سکتے۔ یہ میری بات آج وہ کان کھول کر سن لے، کیونکہ یہ معاملہ اگر پولیس نے اسی طریقے سے خانہ پوری کرتے ہوئے جو ہے اپنے حسب منشا نتیجہ نکالنے کی کوشش کی کہ جسے چاہے وہ کلین چٹ دے دے اور جسے چاہے جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنانے، جس طریقے سے اب اس میں جو ہے انظار عالم کو جو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ اس سے بڑی بھی عدالتیں اوپر ہیں، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، اور یہ معاملہ جو ہے اس میں جو ہے وہ عدالت میں کسی بھی وقت جو ہے یہ پولیس کے خلاف جا سکتا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں، اور کسی بھی وقت جو ہے یہ معاملہ جو ہے لسانی فساد کی صورت بھی اختیار کر سکتا ہے۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جو نادر مقصی قتل کیس ہے، اس میں پولیس جو ہے وہ خانہ جنگی میں تو پڑ چکی ہے، کہ پولیس والے جو ہے وہ اپنی کھال بچانے کے لیے ایک دوسروں پر الزامات عائد کر رہے ہیں۔ پہلے جھگڑے ہو چکے ہیں اس میں، یعنی کہ پہلے میں کہہ چکا جھگڑے ہو چکے ہیں، اور آج اطلاع ملی کہ ڈی ایس پی منگو پیر جو ہے ان کا وہاں سے ٹرانسفر بھی کر دیا گیا ہے، جن کا جھگڑا جو ہے خود ڈی ایس پی پریڈی ملک صفدر سے ہو چکا تھا، جب ملک صفدر نے ان پر بے بنیاد الزامات لگائے تھے کہ تمہاری موبائل میں جو ہے ان 2 بچوں کو، جو 2 بھائی تھے، شعیب کو اور اس کو جو ہے کاشف کو جو ہے پولیس والے اغوا کر کے لے گئے تھے، اس کا بھی کچھ نہیں بنا، کہ جو 4-5 لاکھ روپے کی نقدی ان سے لوٹی گئی تھی طلائی زیورات، وہ بھی پولیس والوں نے نہ صرف واپس نہیں کی بلکہ اس کی فریاد بھی کسی نے نہیں سنی، اور اس کو بھی رفع دفع کر دیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں جو ہے انسپکٹر بشیر کو کیا رعایت ملنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کیس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کے خلاف آیا کارروائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ میں بار بار مخاطب کر رہا ہوں قابل احترام ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کو، کہ خدا را آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت قوم کی نگاہیں، خاص طور سے جو مقتول فیملی ہے نادر مقصی کے گھر والوں کی نگاہیں جو ہیں وہ آپ پر لگی ہوئی ہیں، کہ ایک انسان دوست ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو ہے، اور انہیں جو ہے یقین ہے کہ جاوید عالم اوڈو کے ہاتھوں انہیں ہر حال میں انصاف ملے گا۔ اسی کے ساتھ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔